आज के इस वीडियो में हम मौलिक अधिकारों पर चर्चा करेंगे। तो आइए जानें कि इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम सबसे पहले जानेंगे मूल अधिकार क्या होते हैं। इसके बाद इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, जैसे आच्छादन का सिद्धांत है, पृथक्करणिता का सिद्धांत है, मौलिक अधिकारों की मुख्य विशेषताएँ। इसके पहले हम ये भी जानेंगे कि ये वाद योग्य है, न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है इस भाग को। भाग 3 में है, 12 से 35 अनुच्छेदों के बीच में संग्रहित हैं। कौन से मौलिक अधिकार जो विदेशियों को भी प्राप्त हैं और कौन से हैं जो सिर्फ भारतीयों को प्राप्त हैं। फिर जो है हम अनुच्छेद 12 और 13 राज्य से संबंधित, राज्य क्या है ये जानेंगे। 13 में मौलिक अधिकारों से संबंधित अल्पीकरण के संबंध में या फिर जुडिशियल रिव्यू के संबंध में क्या प्रावधान है ये देखेंगे। और फिर डिटेल में हम अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक देखेंगे। साथ ही हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए जजमेंट से संबंध में देखेंगे, जो कि सिविल जज और एडीपीओ परीक्षाओं में अधिकांश पूछे जाते हैं। तो कुल मिला के ये वीडियो जो है राज्य सिविल सेवा, सिविल जज और एडीपीओ परीक्षाओं को समान रूप से उपयोगी रहेगा, ऐसी मेरी कोशिश रहेगी। तो आइए शुरू करें। सबसे पहले कि मौलिक अधिकार होते क्या हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे पहले हम बेसिक चीज़ें बता दें कि किस में है, ताकि आपको मोटा अनुमान पता चल जाए कि भारतीय संविधान में जो 22 भाग हैं उस भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है, जिन्हें हम मूल अधिकार, मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट कहते हैं। तो भाग हो गया 3 और अनुच्छेद या आर्टिकल की बात करें तो यह है 12 से 35 के बीच में है। अब ये जो है मौलिक अधिकार की धारणा आई कहाँ से है, तो इसे अमेरिका के संविधान से लिया गया है। लेकिन भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकारों का विवरण है अब बहुत ज़्यादा डिटेल में है और अमेरिका के संविधान से भी बहुत अधिक विस्तृत रूप में है। इन्हें हम मौलिक अधिकार क्यों कहा जाता है ये देखें तो इसके 2 कारण हैं मुख्य रूप से। पहली बात तो यह है कि हम ये जान लें कि ये राज्य के विरुद्ध दिए जाते हैं और व्यक्तियों को प्राप्त होते हैं, ताकि राज्य जो है व्यक्तियों पर किसी तरीके का असंवैधानिक विधि का प्रयोग न करे। तो ये व्यक्तियों के अधिकार हैं। मूल अधिकार इनको कहने का या कहलाने का मुख्य कारण ये है कि व्यक्ति के विकास के लिए सर्वांगीण या बहुमुखी विकास के लिए ये अत्यंत अनिवार्य हैं, आवश्यक हैं। हम बिना मूल अधिकारों के किसी भी व्यक्ति के सर्वांगीण विकास की कल्पना नहीं कर सकते। अब जैसे आपको पता है कि स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार। अब यदि कोई व्यक्ति जो है राज्य है किसी व्यक्ति को स्वतंत्र ही न रहने दे तो ऐसी स्थिति में वो कैसे जो है अपना विकास करेगा। सपोज उसकी स्वतंत्रता बाधित कर दें, जैसे कि आप देख रहे हैं अब विशिष्ट परिस्थितियों में है, जैसे अभी कोरोना काल है, स्वतंत्रताएं बाधित हैं। यदि ऐसी ही परिस्थिति हमेशा के लिए हो जाए तो आप अपना विकास कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस पर विस्तृत चर्चा हम करेंगे। तो मूल अधिकार का मूल कहने का कारण जो हमने पहला देखा कि ये सर्वांगीण विकास के लिए अनिवार्य है, जिसमें व्यक्ति का भौतिक, बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास जरूरी है, और इसके लिए क्या है? मूल अधिकार हैं। साथ ही दूसरा कारण यह है कि ये चूँकि संविधान द्वारा प्रदत्त हैं, संवैधानिक हैं, इसलिए संविधान इनके प्रोटेक्शन की गारंटी लेता है। इनके संरक्षण की गारंटी कौन लेता है? संविधान। आपको पता होगा कि यदि किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है, कटौती होती है उन पे, उनका हनन होता है, ऐसी स्थिति में वह अनुच्छेद 32 के तहत डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में डायरेक्ट अपील कर सकते हैं। अन्य जो अधिकार हैं उनमें ऐसा संभव नहीं होता। यह सिर्फ जो है अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बात हमने की, ये सिर्फ फंडामेंटल राइट या मूल अधिकारों के लिए ही संभव है। आइए हम अब यह भी जान लें कि आप कुछ शब्दावलियाँ और भी सुनते हैं कि विधिक अधिकार क्या होते हैं, है ना, मानव अधिकार क्या होते हैं, संवैधानिक अधिकार क्या होते हैं। तो इन सभी में एक मूलभूत अंतर देख लें। स्क्रीन पे मैंने ये चलाया हुआ है, लेकिन इसमें सारी बातें नहीं लिखी हुई हैं जो मैं कह रहा हूँ। तो आप स्क्रीन तो देख ही लेंगे, स्नैपशॉट ले सकते हैं इसके। अब जिसके पास बुक हो, महेश कुमार वर्णवाल की बुक है, वो उससे भी देख सकते हैं। लेकिन आप गौर से मेरी बात सुनिएगा जरूर, क्योंकि मैं उसमें एडिशनल बहुत सारी चीज़ें ऐड करके बता रहा हूँ आपको, ताकि चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो पहली बात मैंने आपको मूल अधिकार बताया।
अब मैं बता रहा हूँ कि विधिक अधिकार क्या होते हैं। तो जहाँ मूल अधिकार संविधान द्वारा प्रदत्त होते हैं और व्यक्तियों के विकास के लिए अनिवार्य हैं, व्यक्तियों को दिए जाते हैं राज्य के विरुद्ध, वहीं विधिक अधिकार संसद द्वारा जो अधिनियम पारित किए जाते हैं, कानून बनाए जाते हैं, वो जो हैं विधिक अधिकार कहलाते हैं। अंतर यह है कि विधिक अधिकार का यदि आपका हनन होता है तो आपकी जुडिशियल प्रोसेस शुरू होगी लोअर कोर्ट से, ठीक है। लेकिन फंडामेंटल राइट में क्या होता है, आप डायरेक्टली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो ये अंतर हुआ विधिक अधिकार और मूल अधिकारों में। तीसरा बात आती है संवैधानिक अधिकार। तो जनरली हमें देखने पे पता ऐसा लगता है कि सारे मूल अधिकार संवैधानिक अधिकार हैं। बिल्कुल बिल्कुल हैं। क्यों? क्योंकि इनका संविधान में उल्लेख है। वे सारे अधिकार जिनका संविधान में डायरेक्टली उल्लेख है संवैधानिक अधिकार कहलाएंगे। लेकिन यदि हम ऐसा बोलें कि क्या सभी संवैधानिक अधिकार मूल अधिकार हैं, तो उत्तर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो सत्य है कि मौलिक अधिकार संवैधानिक अधिकार हैं, किंतु सभी संवैधानिक अधिकार अब मूल अधिकार नहीं है। फॉर एग्जाम्पल संपत्ति का अधिकार पहले ये मूल अधिकारों में शामिल था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा जो कि 1978 में हुआ था, इसको मूल अधिकारों से अलग कर दिया गया। पहले क्या था, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19F में और आर्टिकल 19F और आर्टिकल 31 इसमें संपत्ति का अधिकार समाहित था, जब ये फंडामेंटल राइट के तौर पे था। लेकिन 78 के बाद क्या हुआ, इसको विधिक अधिकार बना दिया गया और संविधान में इसको स्थान दिया गया 300A में इसको स्थान दिया गया है। तो अब आप ये सोचें कि संविधान में तो इसको अभी भी स्थान प्राप्त है, 300 में स्थान प्राप्त है, मतलब ये संवैधानिक अधिकार हुआ अभी भी, किंतु वर्तमान में फंडामेंटल राइट नहीं हुआ। तो अभी आपने देखा मूल अधिकार, संवैधानिक अधिकार, विधिक अधिकार। अब हम चौथे अधिकार की बात करते हैं, मानव अधिकार, ह्यूमन राइट की। तो मानव अधिकार वे होते हैं जो किसी व्यक्ति को मात्र या सिर्फ मानव होने के नाते प्राप्त होते हैं। यह देश काल की परिस्थिति से ऊपर होते हैं। अब यहाँ यह मायने नहीं रखता कि कोई व्यक्ति किस देश का है, किस महाद्वीप का है, किस प्रदेश का है, ये मायने नहीं रखता। सिर्फ मानव होने के नाते ही जो अधिकार उसे स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं, वह है मानव अधिकार। इसकी जो है जो अवधारणा है यूएनओ से आई थी, संयुक्त राष्ट्र संघ से इसकी जो है अवधारणा आई थी। तो ये हमने चारों प्रकार के अधिकारों में डिफरेंस देखा। अब हम देखेंगे कि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को किस तरीके से लिया गया। तो जब कैबिनेट मिशन के आधार पर भारत में संविधान सभा बनी और संविधान निर्माण करने की बात आई, तो एक एडवाइजरी कमेटी, परामर्शदात्री समिति बनाई गई सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में, और उस समिति का नाम था मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यकों हेतु कमेटी। किसके लिए थी? मूल अधिकार और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की अनुशंसा के लिए कमेटी बनाई गई थी। अब इस कमेटी में दो पार्ट थे, एक तो मूल अधिकार था और दूसरा अल्पसंख्यक था, और कमेटी के अध्यक्ष जैसा मैंने अभी बताया सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अब इसी तारतम्य में एक उप कमेटी, सब कमेटी बनाई गई। उसमें फंडामेंटल राइट के लिए, मूल अधिकारों के लिए बनाई गई जो कमेटी, उप कमेटी थी, वो JB कृपलानी की अध्यक्षता में थी, और जो अल्पसंख्यकों अधिकारों के लिए थी वो HC मुखर्जी की अध्यक्षता में थी। तो अभी हम अल्पसंख्यकों की बात छोड़ दें, अभी हम मूल अधिकारों की बात करें। तो जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में एडवाइजरी कमेटी बनी थी और JB कृपलानी की अध्यक्षता में जो उप समिति बनी थी, इन दोनों की फाइनल अनुशंसा के पश्चात संविधान में मूल अधिकारों को शामिल किया गया। और कहाँ शामिल किया गया, इसकी चर्चा हमने पहले ही कर ली है, भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक। अब हम बात ये करें कि भारतीय संविधान के इस भाग को, मूल अधिकार वाले भाग को, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब ये मैग्ना कार्टा शब्द क्या है, कहाँ से प्रचलन में आया, इस पर चर्चा कर लें। तो हुआ ये था कि सन 1215 में, मतलब आज से लगभग 800 साल पहले, 1215 में इंग्लैंड के शासक ने वहाँ के जनता को कुछ अधिकार प्रदान किए थे, और इन अधिकारों को जिस पत्र के माध्यम से दिया गया था उसको मैग्ना कार्टा कहा जाता था, मैग्ना कार्टा कहा गया। तब से क्या हुआ, जब भी अधिकारों की बात की गई तो सांकेतिक तौर पे मैग्ना कार्टा शब्द का प्रयोग किया जाने लगा। तो चूंकि भाग 3 में यहाँ भी जो संविधान में मूल अधिकारों की बात की गई है, इसलिए इस भाग को उसी परिप्रेक्ष्य में सांकेतिक तौर पे क्या कहा जाने लगा, भारत का मैग्ना कार्टा। ठीक है, ये हो गया।
अब जब हम फंडामेंटल राइट की बात करें तो एक चीज़ें अभी हम देखेंगे कितने प्रकार के हैं। इसके पहले हम थोड़ा सा चर्चा यहाँ कर लें कि क्या मूल अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। तो उत्तर है नहीं, सिर्फ ऐसा नहीं। कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं जो सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं और बाकी के जो मूल अधिकार हैं वो भारतीय और विदेशी नागरिक दोनों को समान रूप से प्राप्त हैं। हम उन अनुच्छेदों पर चर्चा करें जो सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। तो देखिए अनुच्छेद 15 से लेके 19 तक, ठीक है। आप याद लिस्ट में आप देख रहे हैं, देख लीजिएगा, लेकिन जो याद रखने का तरीका यह है कि 15 से लेके 19 तक और 29-30 ये सिर्फ भारतीय नागरिकों का हैं। और इसके अलावा अन्य अतिरिक्त जो हैं, ये अन्य अतिरिक्त क्या होगा, एक तो 14 होगा और दूसरा 20 से लेके 28 होगा। ये भारतीय और विदेशी नागरिकों दोनों को समान रूप से प्राप्त हैं। ठीक, अब हम देखें कि फंडामेंटल राइट जो हैं वो कितने हैं इंडिया में और एक एक पे डिटेल्ड चर्चा। तो सबसे पहले स्क्रीन पे जैसा आप देख रहे हैं कि हमें वर्तमान में 6 प्रकार के फंडामेंटल राइट मिले हुए हैं। समता या समानता का अधिकार, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 14 से 18 में है। फिर है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23-24। फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये इसको लास्ट में देखेंगे, अनुच्छेद 32। और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। और संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29-30। इस पेज में आप देखेंगे कि ये सारे अधिकारों की एक टेबल बनी हुई है, ठीक है। तो एक बार हम जनरल नाम देख लें ताकि आपको याद हो जाएं और फिर उनकी डिटेल में चर्चा शुरू करें। तो सबसे पहले समानता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 से 18 में है। अब इसमें आप एक एक देखेंगे कि 14 विधि के समक्ष समता है या विधियों का समान संरक्षण की बात किया है। फिर 15 है, 16 है, 17 है। इसी तरीके से स्वतंत्रता का अधिकार, फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार, फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और फिर शिक्षा संस्कृति, और फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब आइए एक एक पे डिटेल पे चर्चा करें इस पर। तो मैं आपको बता दूं कि समानता का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 14 से शुरू होता है, ठीक है। अनुच्छेद 14 से लेकर आप 30 तक पढ़ते हैं, लेकिन इसके पहले अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13 जो मूल अधिकारों से संबंधित है और अत्यधिक महत्वपूर्ण है। 12 में राज्य की परिभाषा है और 13 में मौलिक अधिकारों से संबंधित जो सिद्धांत हैं, जुडिशियल रिव्यू होगा कि नहीं, इस संबंध में कई सिद्धांत हैं। तो इस पे हम चर्चा करेंगे अनिवार्य रूप से। तो आइए सबसे पहले हम देखें आर्टिकल 12 अनुच्छेद 12 के बारे में। राज्य की परिभाषा 12 में है, राज्य की परिभाषा। अब हम यह बताएंगे कि संविधान में हर विषय की अपनी अपनी शब्दावली होती है। तो यहाँ जो अनुच्छेद 12 है जिसमें राज्य की परिभाषा कहा गया है, ये फंडामेंटल राइट को समझने के लिए जो राज्य की परिभाषा है वो ये है। यहाँ राज्य का मतलब प्रांतों से नहीं है, जैसे हम सामान्य तौर पे हम राज्य का मतलब प्रांत से लेते हैं, जो गुजरात, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इस तरीके से देखा जाता है। किंतु ये जो राज्य है ये फंडामेंटल राइट के संदर्भ में है। और यहाँ राज्य का मतलब क्या है वो हम देखें तो यहाँ राज्य का मतलब ये है कि भारत सरकार, राज्य के अंतर्गत कौन कौन शामिल होगा यहाँ इस आर्टिकल के तहत, जो कि फंडामेंटल राइट को लेकर है। वहाँ राज्य हम किसको समझेंगे, है ना। जब हम देखेंगे ना कि हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा तो हम राज्य के विरुद्ध जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। तो ये राज्य है क्या, ठीक है। तो यहाँ जो अनुच्छेद 12 में राज्य की बात की जा रही है, इसको आप मौलिक अधिकारों में ही लीजिएगा, इसको आप हर जगह प्रयोग नहीं करना। तो इसमें राज्य के अंतर्गत शामिल है भारत सरकार और संसद, फिर प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल, और भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले समस्त स्थानीय निकाय। तीसरा हो गया, तो पहला क्या हुआ, भारत सरकार और संसद हो गया। दूसरा राज्यों की सरकार, प्रांतों जिसको हम बोल रहे हैं, प्रांतों की सरकार और विधानमंडल। तीसरा हमने बोल दिया लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय गवर्नमेंट। और चौथा बोल दिया अन्य प्राधिकारी। अब यही अन्य प्राधिकारियों में क्या क्या शामिल हैं इसकी व्याख्या समय समय पे सुप्रीम कोर्ट ने की है कि अन्य प्राधिकारियों में राज्य के अंतर्गत कौन कौन आएंगे। तो इस पे थोड़ा सा चर्चा कर लें। उच्चतम न्यायालय के अनुसार ऐसी कोई भी निजी इकाई अथवा एजेंसी राज्य के अंतर्गत शामिल किया जाएगा उसको, जो कि राज्य की संस्था के रूप में काम कर रही है। फॉर एग्जाम्पल हम इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की बात कर लें, ONGC की बात कर लें, NCERT की बात कर लें, ये सभी राज्य के दायरे में
आएंगे। ठीक है, अब हम इससे संबंधित कुछ जजमेंट पे चर्चा कर लें। तो 2-3 जजमेंट आप याद रखिएगा। पहला जजमेंट था इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड राजस्थान वर्सेस मोहनलाल। इस जजमेंट में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को राज्य कहा गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऐसे निकायों को राज्य इसलिए राज्य के दर्जा दिया गया ताकि ऐसे निकाय जो है प्रॉपर तरीके से काम कर सकें। फिर सुखदेव वर्सेस भगत राय, इस केस में LIC और ONGC को सुप्रीम कोर्ट ने राज्य कहा। तीसरा जो है जजमेंट है AR अंतुले वर्सेस RS नायर का केस है। यह 7 जजों की बेंच इसमें बैठी थी सुप्रीम कोर्ट में, और इसमें जो न्यायपालिका जुडिशियरी वो राज्य है कि नहीं, इस बात पे डिसीजन होना था। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने 2 पार्ट किया। उन्होंने बोला कि जो न्यायपालिका के नॉन जुडिशियल फंक्शन हैं, नॉन जुडिशियल कार्य हैं, उन्हें हम राज्य के दायरे में रखेंगे, और जो जुडिशियल पार्ट हैं, फंक्शन हैं, वो राज्य नहीं है। तो ये हुआ, हमने देखा अनुच्छेद 12 के संबंध में राज्य। और जिन राज्यों के हमने राज्य के अंतर्गत क्या क्या शामिल है, इन सब के विरुद्ध यदि ये संबंधित जिन्हें हम राज्य की श्रेणी में रखा है, ये व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को उल्लंघन करते हैं, तो व्यक्ति डायरेक्टली अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और 226 के तहत हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। अपील करने के बाद आपको पता है कि 5 प्रकार की रेटें होती हैं, जिनके माध्यम से जो है कोर्ट उनको उनके जो है अधिकारों को वापस दिलाएगी। अब बात हम करें आर्टिकल 13 की। मौलिक अधिकारों में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसको समझना, क्योंकि जो कई प्रश्न आते हैं वो इसी से संबंधित होते हैं। तो आइए इस पर चर्चा करें। इसके 5 पार्ट हैं, 13 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इसमें जो 13(1) है वो है संविधान के लागू होने के पहले की जो विधियां हैं उन पे मौलिक अधिकारों का क्या प्रभाव पड़ेगा, उससे संबंधित है। मतलब संविधान, आप जानते हैं कि बहुत सारी हमारे लॉ हैं, जो विधियां हैं, वो संविधान लागू होने के पहले से काम कर रही हैं। IPC 1860 की है, रजिस्ट्रेशन एक्ट की बात करें 1908 का है। ठीक है, तो ये 13(1) में ये बोला गया कि संविधान लागू होने के पहले की जो विधियां हैं वो काम करती रहेंगी, वो नल एंड वाइड नहीं होंगी, लेकिन यदि वो फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करेंगी तो वो उस सीमा तक शून्य होंगी जिस सीमा तक वो फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करती हैं। क्लियर? ये संविधान लागू होने के पहले की बात है। फिर 13(2) में क्या लिखा है? 13(2) अब संविधान लागू होने के बाद की जो विधियां उनसे संबंधित हैं कि ऐसी समस्त विधियां जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करें, उसमें वही बात है कि ऐसी विधियां फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करेंगी वो शून्य होंगी या उस सीमा तक शून्य होंगी जिस सीमा तक फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करती हैं। 13(3) में लिखा है कि ये विधियां क्या होंगी, जो विधि हम 2 बार प्रयोग किया हमने 13(1) 13(2) में, तो ऐसी विधियों में क्या शामिल होगा वो डिफाइन किया है। तो 13(3) में विधि का मतलब ये है कि संसद या फिर राज्यों की विधानमंडल जो कानून बनाएंगी वो विधियाँ शामिल हैं। साथ ही राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा जो अध्यादेश ऑर्डिनेंस जारी किए जाते हैं वो शामिल हैं, और शासन जिसको हम प्रत्यायोजन विधान कहते हैं, जिसके तहत शासकीय आदेश, नियम, विनियम, नोटिफिकेशन, उपविधि बनती हैं, ये शामिल है विधि में। और साथ ही विधि के लिए जो हमारे विधि के तौर पे जो रूढ़ियाँ प्रथाएं चालू हैं वो भी विधियों के अंतर्गत शामिल किए जाएंगे। लेकिन ये याद रहें कि इसमें याद क्या रखना है, इसमें आपको याद ये रखना है कि इसमें ये आपको मैं बताता हूँ, स्क्रीन पे आप देख लें कि संविधान संशोधन शामिल नहीं है। हम इन विधियों की बात कर रहे हैं 13(3) की कि विधि में क्या क्या शामिल नहीं है, जिसमें तो हमने देख लिया कि भारत सरकार वाला मतलब संसद द्वारा और राज्यों के विधानमंडल द्वारा पारित विधियां हैं, फिर राष्ट्रपति राज्यपालों द्वारा ऑर्डिनेंस हैं, फिर प्रत्यायोजन विधान शामिल है पूरा, जिसमें नियम, विनियम, अधिसूचना, शासकीय आदेश ये शामिल हैं, और रूढ़ियाँ प्रथाएं। लेकिन संविधान संशोधन आप इसमें नहीं देख रहे हैं। और फिर 13(4) और 13(5) की बाद में चर्चा करेंगे। अब हम देख लें यहाँ पर संविधान 13 के तहत जो फंडामेंटल राइट हैं 13 में, उनके सिद्धांत क्या हैं, जिसको हम बोलते हैं कि मूल अधिकारों से संबंधित प्रमुख सिद्धांत क्या क्या हैं। तो आपको मैं बता दूं 5 सिद्धांत हैं, उसमें से 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एक पृथक्करणीयता का सिद्धांत और दूसरा आच्छादन का सिद्धांत। लेकिन हम पहले 5 सिद्धांतों की चर्चा कर लें। एक है रिव्यू का सिद्धांत है, सबसे पहले कि ऐसी कोई भी विधि
या अधिनियम यदि फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करेंगे तो उसका न्यायिक पुनरावलोकन या जुडिशियल रिव्यू किया जा सकेगा, पहला। दूसरा, भावी प्रवर्तन का सिद्धांत, कोई भी फंडामेंटल राइट जो है मूलाधिकार भूतलक्षी प्रभाव से नहीं होंगे, मतलब जिस दिन बना है उस दिन के आगे से ही ऐसी विधियां लागू होंगी, बैक डेट पे लागू नहीं होंगी। तीसरा विधि है अभित्यजन का, कोई भी फंडामेंटल राइट जो है मूलाधिकार वो कोई भी व्यक्ति हमारे देश में त्याग नहीं कर सकता, इसको बोलते हैं हम परित्याग का सिद्धांत, कि व्यक्ति ऐसा नहीं है कि अपने मौलिक अधिकारों को त्याग दे। शायद ऐसा इसलिए किया गया कि उस समय भारत में लिटरेसी रेट काफ़ी कम था, कुछ लोग इसका फ़ायदा उठा लेते, इसलिए उन्होंने बोला कि फंडामेंटल राइट को कोई व्यक्ति त्याग नहीं सकता। अमेरिका के संविधान में जबकि इसमें त्यागने का प्रावधान है। अब मेन हम जो इम्पोर्टेंट हैं और एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सिद्धांत पे चर्चा करें, पृथक्करणीयता का सिद्धांत। तो आइए जाने पृथक्करणीयता का सिद्धांत क्या है। तो नाम से स्पष्ट है कि यदि कोई विधि जो फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करती है उसको हम नल एंड वाइड कर देंगे, लेकिन टोटल नहीं करेंगे, पूरा नहीं करेंगे। यदि उस ऐसी कोई कानून है जो कि जिसके कुछ भाग मूल अधिकारों का उल्लंघन करते हैं तो हम उन भागों को उस लॉ से अलग कर देंगे। यदि बाकी का लॉ काम करता रहेगा तो बाकी का लॉ चलता रहेगा, लेकिन ये हो सकता है कि यदि हम उन भागों को अलग करें तो वो लॉ ही जो है उसका औचित्य समाप्त हो जाए। क्लियर? तो ऐसी स्थिति में पूरे लॉ को हम अलग कर देंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि कोई विधि मूल अधिकारों को उल्लंघन करती है तो हम उस विधि के उन अनुच्छेदों को या उस पार्ट को अलग कर देंगे जो कि फंडामेंटल राइट का वायलेशन करती हैं, लेकिन यदि ऐसा संभव नहीं है तो संपूर्ण लॉ रद्द हो जाएगा। यह है पृथक्करणीयता का सिद्धांत। इससे संबंधित एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट है ए.के. गोपालन वर्सेस मद्रास सरकार का, याद रखिएगा आप, ए.के. गोपालन वर्सेस मद्रास सरकार। इसी में फंडामेंटल राइट में एक और सिद्धांत है डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, आच्छादन का सिद्धांत क्या है। तो आच्छादन के सिद्धांत में ये बोला है कि संविधान लागू होने की जो पहले की विधियां हैं ये उनसे संबंधित है, ये विधियां लागू रहेंगी। अभी चर्चा भी हमने किया 3.1 में था, लेकिन ऐसी समस्त विधियां जो पूर्व से लागू हैं यदि फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करती हैं तो फंडामेंटल राइट उसके ऊपर आच्छादित होगा, मतलब ओवरशैडो होगा। ठीक है, मतलब मूल अधिकार को हमने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस ही दी है। ठीक है, और इससे संबंधित जो वाद है उसमें है, ये भी इम्पोर्टेंट एक वाद है भीकाजी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एमपी, ये आच्छादन से संबंधित सिद्धांत है। तो ये तो कुछ सिद्धांत हुए। अब हम फंडामेंटल राइट की कुछ सामान्य विशेषताओं पे चर्चा करें। तो मैं आपको बता दूं कि ये अनुच्छेद 12-13 जो है ये थोड़ा सा इसको समझने में एक दिक्कत आ सकती है, इसको आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। फिर इसके बाद आगे के जो हैं अनुच्छेद 14 से जो जिसे आप सामान्यतः पढ़ते ही रहते हैं, विधि के समक्ष समानता है, फिर लोग जाति लिंग मूल वंश इसके आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा, फिर तो ये आगे कॉमन चीज़ें हैं। लेकिन मेन जो है इसका 13 वाला, इसको आपको गौर से देखना होगा। विशेषताएं स्क्रीन पे तो नहीं दिख पा रही हैं, मैं आपको एडिशनल बता रहा हूँ, आप देखिएगा। एक तो पहली विशेषता है फंडामेंटल राइट की कि यह वाद्य योग्य है, मतलब वाद विवाद किया जा सकता है इसमें। आप डायरेक्टली हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट इनके उल्लंघन पे जा सकते हैं और न्यायालय इनका प्रवर्तन करेगा, मतलब न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है। तीसरा, ये असीमित नहीं है, इनकी सीमाएं हैं। ठीक है, एब्सोल्यूट नहीं है। जैसे हम वाक्य एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता बात करें अनुच्छेद 29 की, तो ऐसा नहीं है कि आपको वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है तो आप कहीं भी कुछ भी बोल दें, बल्कि इसमें समय समय पे रिस्ट्रिक्शंस है, युक्त प्रतिबंध हैं। जैसे राष्ट्र आप ऐसा कोई वक्तव्य नहीं दे सकते जिससे देश की एकता अखंडता प्रभावित हो, सदाचार शिष्टाचार प्रभावित हो, कानून व्यवस्था प्रभावित हो। तो हर मौलिक अधिकार जो है अपने आप में जहाँ एक और व्यक्तियों को विभिन्न अधिकार प्रदान करता है, वहीं दूसरी ओर प्रत्येक मौलिक अधिकारों में रिस्ट्रिक्शंस या प्रतिबंध है। तो ये कहने का तात्पर्य है कि असीमित नहीं है। चौथी विशेषता ये नेगेटिव सेंस में है। कैसे? ये राज्य के विरुद्ध हैं। तो इसमें लिखा गया है कि राज्य व्यक्तियों के साथ ऐसा नहीं करेगा, मतलब भेदभाव नहीं करेगा, स्वतंत्रता बाधित नहीं करेगा, इसलिए इसको नेगेटिव सेंस में बोला गया है। फिर समय समय पर इनको निलंबित किया जा सकता है। जैसे आपको पता है कि राष्ट्रीय आपातकाल के समय में अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर, याद रखिएगा आप, अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ के बाकी के फंडामेंटल राइट को राष्ट्रपति कुछ समय के लिए निलंबित कर सकते हैं। और उसमें भी प्रावधान है कि अनुच्छेद 19 जो है वो यदि
युद्ध और विदेशी आक्रमण के आधार पे जो है राष्ट्रीय आपातकाल लगता है 352, तब स्वतः निलंबित हो जाएगा अनुच्छेद 19। और बाकी जो है राष्ट्रपति जिसको जिसको चाहेंगे, जिस पीरियड के लिए चाहेंगे, उस उतने पीरियड के लिए और उन अनुच्छेदों को निलंबित करेंगे, लेकिन 20 और 21 को निलंबित नहीं करेंगे। इसके अलावा यदि किसी भाग में सैन्य शासन है, फौजी शासन है लगा हुआ, तब भी अनुच्छेद 34 के तहत फंडामेंटल राइट को निलंबित किया जा सकता है। तो ये हमने फंडामेंटल राइट से संबंधित सिद्धांत देखे। एक और इसमें मुख्य चीज़ें रह गई है, इसके बाद हम अपने मेन मतलब अनुच्छेद 14 में आएंगे कि फंडामेंटल राइट में संशोधन क्या किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वाद हैं, जिसमें आपको पता है कि शंकरी प्रसाद का वाद है, सज्जन प्रसाद वाद है, ठीक है, गोलकनाथ वाद है, केशवानंद भारती वाद है। तो इस संबंध में हमारा प्रीवियस वीडियो मैंने इसी में अपलोड किया है, डिटेल्ड वीडियो है, इसी जो सिर्फ इस पर ही जो है जिस पे चर्चा की गई है, आप देख सकते हैं। फिर भी इसमें मैं संक्षिप्त में बता दूं कि शंकरी प्रसाद वाद जो 1951 में हुआ था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि आप फंडामेंटल राइट में संशोधन कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। बट गोलकनाथ वाद जो 1967 में आया था, जिसमें बोला गया था कि आप फंडामेंटल राइट में संशोधन नहीं कर सकते, लेकिन केशवानंद वाद में जो है फाइनली ये हुआ कि संशोधन किया जा सकता है, जिसमें फंडामेंटल राइट हो चाहे प्रस्तावना हो, किसी भी पार्ट में कर सकते हैं, लेकिन संविधान का मूल ढांचा प्रभावित नहीं होना चाहिए। बेसिक स्ट्रक्चर की बात की गई, जिसका डिटेल आप मेरे प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। आइए हम अब चर्चा करें अनुच्छेद 14 से। मेन जो 14 से 8 शुरू करते हैं आप 30 तक पढ़ना, उस पर चर्चा करें आप। तो अनुच्छेद 14 क्या है ये देखें। अनुच्छेद 14 में लिखा विधि के समक्ष समता या विधियों का समान संरक्षण। तो दो शब्दावली इसमें मिलती है, आपको याद देखना होगा। तो पहली जो शब्दावली है विधि के समक्ष समता, ये ली गई है ब्रिटेन के संविधान से, इंग्लैंड के संविधान से, ठीक है, जिसमें कहा गया है, जैसा कि आप बोलते हैं रूल ऑफ लॉ जिसे कहते हैं, कि कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान हैं, चाहे वो गरीब हों चाहे अमीर हों, किसी में कानून भेदभाव नहीं करेगा, सभी व्यक्ति समान हैं। ये हो गया विधि के समक्ष समता, जिसे कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और इसको जो देने वाले न्यायविद जो व्यक्ति हैं वो ब्रिटिश न्यायविद थे, डायसी। तो ये डायसी की अवधारणा है, ओके। लेकिन जो तीसरी बात आती है, दूसरी बात तीसरी कि विधियों का समान संरक्षण, ये शब्दावली अमेरिकी संविधान से ली गई है, जिसमें कहा गया है कि समान व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। अब हम दोनों में अंतर देखते हैं। तो पहला तो जैसा क्लियर है कि विधि के समक्ष व्यक्ति समान होगा, कोई भी व्यक्ति हो चाहे कोई भी हो, सब एक बराबर है, कानून के समक्ष सभी व्यक्ति एक बराबर है। किंतु ऐसा व्यवहारिक रूप में संभव नहीं है। आप यदि कोई 5 साल का बच्चा है और 25 साल का व्यक्ति है, दोनों के लिए आप सेम कानून नहीं बना सकते, ठीक है, बच्चों के लिए अलग कानून रहेंगे। इसी तरीके से आप देखें कि जो धनाढ्य वर्ग है, जो अत्यंत गरीब वर्ग है, इन सभी के लिए एक सा कानून नहीं बना सकते। आप टैक्सेशन जो लागू करते हैं, प्रोग्रेसिव जिसको टैक्सेशन लागू करते हैं, प्रगतिशील करारोपण, अलग अलग सीमाएं रखी हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि इसका जो सही अर्थ है वो विधियों का समान संरक्षण से लेके है, ठीक है, कि एक ही वर्ग के व्यक्तियों के बीच या एक ही प्रकार के व्यक्तियों के बीच समान व्यवहार करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे राष्ट्रपति, हमारे यहाँ राष्ट्रपति राज्यपाल को विशेषाधिकार प्राप्त हैं, या जिला कलेक्टर की बात करें, अब कोई भी व्यक्ति बोले कि विधि के समक्ष तो सब समान है, हम भी आपके कुर्सी में बैठेंगे, ठीक है, या कोई, तो ये उचित नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में क्या बोला गया है कि विधियों का समान संरक्षण, मतलब एक ही प्रकार के व्यक्तियों के बीच में समान व्यवहार। यदि राज्यपाल हैं कई राज्यों के तो सभी के साथ समान व्यवहार, एक वर्ग है, सामान्य वर्ग है, तो उसके साथ साथ एक व्यवहार रहेगा। 18 वर्ष से कम उम्र के जो व्यक्ति हैं, बच्चे हैं, उनके सभी के साथ एक व्यवहार रहेगा। अब उनमें आपस में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। तो विधियों का समान संरक्षण की जो बात आई है वो समाज में समानता स्थापित करने के लिए ही आई है, ठीक है। और इसीलिए समानता के अधिकार का पहला जो है अनुच्छेद 14 विधियों का समान संरक्षण है। यह अवधारणा जो विधियों का समान संरक्षण की बात है अमेरिका के संविधान से ली गई है। और इसका उद्देश्य हमने चर्चा करी अभी जस्ट किया कि संविधान में जो कमज़ोर वर्ग हैं, वंचित वर्ग हैं, क्योंकि उनको भी समाज की मुख्य धारा में लाया जा सके, इसलिए इसमें विभेद किया जाता है। इसको हम रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन, प्रतिलोम भेदभाव
कहते हैं, प्रतिलोम भेदभाव। इसका उद्देश्य क्या है? समानता स्थापित करना। आप ऐसा नहीं कह सकते जैसे कि ये जो है विभेद जो है असमानता को बल देता है, ऐसा नहीं है। ये क्यों विभेद किया जाता है? ताकि समस्त वर्गों के बीच में समानता स्थापित की जा सके। और ऐसा जो भी कानून बनेंगे समस्त अलग अलग वर्गों के लिए वो तार्किक रूप से बनाए जाएंगे। ठीक है, अब हम इसके अनुच्छेद 14 के कुछ अपवाद देख लें। हमने अभी चर्चा किया था कि हर फंडामेंटल राइट में जो है असीमित नहीं है, कुछ ना कुछ युक्त प्रतिबंध लगाए गए हैं। तो फॉर एग्जाम्पल क्या क्या अपवाद हैं 14 के? तो विदेशी शासकों के लिए, जो विदेशी राजदूत हैं, शासक बोलती है, विदेशी राजदूत हैं, दूत हैं, उनको घरेलू विधि से छूट प्राप्त है। साथ ही संवैधानिक स्तर पर हम देखें तो राष्ट्रपति और राज्यपालों को कई छूटें प्राप्त हैं। आइए उन पे चर्चा कर लें हम। तो अभी हम देख रहे हैं जो अपवाद हैं अनुच्छेद 14 के, उन पे। तो संवैधानिक पदों पे अनुच्छेद 361 के तहत इसके प्रावधान जो है, समानता के प्रावधान राज्यपालों और राष्ट्रपतियों पर लागू नहीं होंगे। कैसे? राष्ट्रपति और राज्यपाल को अपने किसी भी संवैधानिक कार्य के लिए न्यायपालिका के प्रति उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। जबकि आपको पता है कि अन्य कोई भी पद हो सभी न्यायपालिका के प्रति उत्तरदायी हैं, लेकिन राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने संवैधानिक कार्य के लिए उत्तरदायी नहीं है। दूसरा, राष्ट्रपति और राज्यपाल की ही बात हम कर रहे हैं, कार्यकाल के दौरान उनके ऊपर किसी भी प्रकार का आपराधिक कार्रवाई प्रारंभ नहीं हो सकती, किंतु व्यक्तिगत कार्यों के लिए राष्ट्रपति राज्यपाल यदि सिविल कार्रवाई प्रारंभ कर सकते हैं तब इसकी सूचना भी कम से कम 2 महीने पहले लिखित रूप में देनी होगी। इसी तरीके से अनुच्छेद 105 के तहत संसद सदस्यों को और अनुच्छेद 194 के तहत विधायकों को, मतलब राज्य विधानमंडल के सदस्यों को कुछ विशेषाधिकार दिए गए हैं। तो ये अपवाद हैं। अब आता है अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 क्या है? धर्म, मूलवंश, जिसको प्रजाति बोलते हैं, रेसेस बोलते हैं, साथ ही जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, मतलब विभेद का प्रतिषेध है। ठीक है, तो 15(1) में साफ लिखा है। ये 5 चीजें हैं, आप याद रखिएगा। धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान, मतलब किसी को धार्मिक आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। प्रजाति मूलवंश, मतलब जो प्रजाति तौर पे थे, मूलवंश है, उस आधार पे भेदभाव नहीं किया जाएगा। जाति क्या है, इस आधार पे भेदभाव नहीं किया जाएगा। लिंग, महिला है पुरुष है, इस आधार पे भेदभाव नहीं किया जाएगा। और साथ ही जन्म स्थान क्या है, इस आधार पे भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह अनुच्छेद 15(1) में स्पष्ट रूप से वर्णित है। लेकिन अब इसी को हम 15(2) के रूप में देखते हैं। 15(2) में क्या लिखा हुआ है? जो अभी हमने आधार पढ़े, इन 5 आधारों पे किसी भी व्यक्ति को किसी दुकान में, किसी स्थान में, कुओं में, तालाबों में, घाटों में, सड़क में या कोई भी ऐसी सार्वजनिक जगह जो सार्वजनिक उपयोग की है, प्रवेश से और उपयोग करने से रोका नहीं जाएगा। यह हमने 15(1) और 15(2) देखा। अब हम इसकी रेस्ट्रिक्शंस देखें कि प्रतिबंध क्या लगाया गया है इस अनुच्छेद में। तो 15(3) में साफ साफ लिखा है, 15(3) में कि राज्य, अब यहाँ राज्य का मतलब है, आप स्टेट से मत देखिएगा, वही है जो अनुच्छेद 12 में राज्य की हमने चर्चा किया कि राज्य महिलाओं और बच्चों के उत्थान के लिए विशेष प्रावधान बना सकता है और यह समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं होगा। ठीक है, अनुच्छेद 15(3) में लिखा कि महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बना सकता है। अब 15(4) की बात करें तो 15(4) में जो है वो यह स्पष्ट रूप से लिखा है कि राज्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और कमजोर वर्ग, वंचित वर्ग, सामान्य पिछड़े वर्ग, उनके लिए भी विशेष जो उपबंध बना सकता है, यह भी अनुच्छेद 15 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। और इससे संबंधित एक इम्पॉर्टेंट वाद है, चमकम दुराई राजन बनाम मद्रास राज्य। ठीक है, और तो ये चीज़ें आपने देखा। अनुच्छेद 15(1)(2) देख लिया, और जो 15(3) कि महिलाओं और बच्चों के लिए स्पेशल प्रोविजन किया जा सकता है, इसका उल्लंघन नहीं है, और ST SC OBC के लिए स्पेशल प्रोविजन किया जाता है, वो भी इसका उल्लंघन नहीं है। तो इसी बात को दृष्टिगत रखते हुए फिर शैक्षणिक जो संस्थानों हैं वहाँ पर पिछड़े वर्गों के लिए, ST और SC के लिए, सभी के लिए विशिष्ट प्रावधान किए गए। तो मैं आपको क्लियर कर दूँ कि सामान्य तौर पे जब आप 15 पढ़ते हैं तो ये लिखा रहता है कि राज्य धर्म के आधार पे जाति, लिंग, मूलवंश,
और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। किंतु जो आपको बाद में जो 15(3) और 15(4) की बात हमने की, तो ये भेदभाव नहीं है, आप इसको भेदभाव ना समझें। ये समाज के समस्त वर्गों को एक करने के लिए, ताकि उनमें जो है भेदभाव, पहले से जो भेदभाव हो उसको वो दूर हो सके, सामाजिक सद्भावना स्थापित करने के लिए, बराबरी स्थापित करने के लिए ये प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, और ये इनका उल्लेख कहाँ है? संविधान में ही है। संविधान में स्पष्ट रूप से है कि तब तक ये प्रावधान जारी रहेंगे जब तक समस्त वर्ग बराबरी के स्तर पर ना आ जाएं। अब हम बात करें कुछ मुद्दों पे, और जैसे पिछड़े वर्ग के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं और इंदिरा साहनीवाद क्या है, आइए इस पे थोड़ा चर्चा कर लें। तो संविधान के अनुच्छेद 330 में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि ये प्रावधान स्पष्ट है कि राष्ट्रपति द्वारा जो सामाजिक तौर पे, शैक्षिक तौर पे पिछड़े वर्ग हैं, उनके लिए उनकी पहचान की जा सकती है और उनको भी विशेष जो है उनकी उन्नति के लिए विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। इसी तारतम्य में हुआ ये कि 1953 में काका कालेलकर की अध्यक्षता में एक कमीशन गठित हुआ। उसने अपनी रिपोर्ट्स दी, लेकिन उन रिपोर्ट्स को लागू नहीं किया गया। फिर मोरारजी देसाई जी के जब पीएम थे 1979 में, उस समय बीपी मंडल की अध्यक्षता में एक मंडल आयोग बना। बीपी मंडल ये जाने माने नेता थे, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। मंडल आयोग ने 1980 में सिफारिशें दी, लेकिन इनको भी लागू नहीं किया गया। बाद में जब प्रधानमंत्री बीपी सिंह बने, उस समय उन्होंने 1990 में मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया और ओबीसी के लिए 27% रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई, और ये चलता रहा, शुरू हो गया। फिर इंदिरा साहनी बनाम भारत संघवाद जब 1992 में आया, तब इसमें थोड़ा सा संशोधन किया गया कि क्रीमी लेयर की, इसमें क्रीमी लेयर बोला गया, मलाईदार परत, मतलब ओबीसी के ऐसे व्यक्ति जिनकी आय अधिक है, उनको ओबीसी का लाभ ना देने की बात की गई। ठीक है, तो पहले सीमा 1 लाख रखी गई क्रीमी लेयर की, बाद में धीरे धीरे बढ़ते हुए इस समय क्या सीमा है? 8 लाख रुपए है। तो ओबीसी का फायदा वही व्यक्ति ले पाएंगे जिनकी आय एनुअल इनकम 8 लाख से कम है, जो क्रीमी लेयर में नहीं आते हैं। इंदिरा साहनीवाद बनाम भारत संघवाद एक दृष्टि से और इम्पॉर्टेंट था। इसमें यह कहा गया था स्पष्ट रूप से कि आरक्षण जो है वो समस्त प्रकार का आरक्षण मिलाकर 50% से अधिक नहीं होगा। ठीक है, और लेकिन आप कुछ राज्यों में देख रहे हैं कि 50% से अधिक आरक्षण है। फॉर एग्जांपल तमिलनाडु में 69% रिजर्वेशन है। तो इसके लिए उन्होंने संविधान में स्पेशल प्रोविजन किया। क्यों? क्योंकि इंदिरा साहनीवाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि विशेष परिस्थितियों में इसको बढ़ाया जा सकता है। और अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने, आपने देखा होगा पिछले महीने इस संदर्भ में एक जो उनका स्टेटमेंट आया था कि इंदिरा साहनीवाद के इसी संदर्भ में बोला था कि अब परिस्थितियां बदल गई हैं। इंदिरा साहनी जो है 1992 में आया था, अब संख्या हर वर्ग की बदल गई है, तो उस परिप्रेक्ष्य में जो है वो निर्णय लिया जाएगा। हो सकता है नियर फ्यूचर जो है सुप्रीम कोर्ट इस संदर्भ में जो है कुछ अपना डिसीजन दे। अब आता है अनुच्छेद 16 है। तो 16 क्या है? लोक नियोजन में अवसर की समानता। इसमें लिखा है नियोजन मतलब नौकरियों में। ठीक है, तो स्पष्ट लिखा हुआ है 16 में कि राज्य के अधीन नियुक्ति के लिए या रोजगार पाने के लिए समस्त व्यक्ति समान होंगे। किसी प्रकार का भेदभाव जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, मूल वंश के आधार पे, लिंग के आधार पे, जन्म के आधार पे या निवास के आधार पे नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये इसमें वही आधार हैं जो कि अनुच्छेद 15 में है। एक आधार बढ़ गया निवास, और उद्भव 2 आधार बढ़ गए। उद्भव और निवास के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। सरकार समस्त व्यक्तियों को रोजगार एक समान भाव से देगी। लेकिन इसमें भी वही है, इसमें भी सरकार जो है, इसमें भी रेस्ट्रिक्शंस लगे हैं, हर मौलिक अधिकारों पे प्रतिबंध लगे हुए हैं। 16(3) में क्या लिखा है कि संसद ऐसी विधि का निर्माण कर सकती है कि संपूर्ण देश के लिए, मतलब संघ के लिए या राज्य की सेवाओं के लिए स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता दें। हम देख रहे हैं कि कई राज्य जो नौकरियां निकालते हैं उसमें लिखा रहता है कि मूल निवासी ही इसमें जो है वो फॉर्म भरें, अप्लाई करें। तो ये जो रिस्ट्रिक्शंस है उस क्षेत्र के निवासियों के लिए है। तो ये जो है अनुच्छेद 16 का उल्लंघन नहीं है, क्योंकि इसमें रिस्ट्रिक्शंस दिए हुए हैं कि उस क्षेत्र के विकास के लिए या उस क्षेत्र को मूलधारा उसके के लिए ऐसे प्रावधान किए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ अनुच्छेद 16। और अब हम देखें आर्टिकल्स
17 के पहले हम एक चीज़ और चर्चा कर लें। अभी हमने मंडलवाद पे चर्चा कर लिया, मंडलवाद पे चर्चा कर लिया, जो मंडल का जो कमीशन आया था, जिसमें हमने बोला था कि ये जो है मोरारजी देसाई जी के समय बना था और बाद में बीपी सिंह के समय लागू हुआ। तो इस संदर्भ में मैं सामान्य जानकारी दिया हूँ। जो रिजर्वेशन को लेके है, एक वीडियो में कोशिश करूँगा कि इसका डिटेल्ड वीडियो बनाया जा सके ताकि सारी चीज़ें क्लियर कर सकूँ। अब बात आती है आर्टिकल 17 की। आर्टिकल 17 एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अस्पृश्यता का अंत मतलब छुआछूत को प्रतिबंधित किया गया है अनुच्छेद 17 के अंतर्गत। आपको पता है कि पहले हमारे देश में छुआछूत की भावना विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र, रूरल एरियाज में बहुत ज़्यादा व्याप्त थी। इसी के लिए जो है संविधान में, उस समय जब संविधान बना था उसके पहले से ही आपको जानते हैं कि अधिक मात्रा में व्याप्त थी, इसलिए इसको संविधान में स्थान दिया गया। और 17 के तहत, आर्टिकल 17 के तहत इसको अस्पृश्यता का अंत किया गया। और ये सारे अधिकार जो चल रहे हैं वो सब समानता के हैं। आप देख रहे हैं पहला आर्टिकल 14 में क्या देखा आपने कि समस्त व्यक्ति समान हैं विधि के समक्ष। 15 में क्या देखा कि शैक्षणिक संस्थाओं में किसी भी चीज़ों में जाति इनके आधार पर भेदभाव, जो 5 आधार हैं आपके कि जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। समानता की बात की जा रही है। लोक नियोजन में अवसर की बात की जा रही है, उसमें भी समानता की बात की जा रही है। अस्पृश्यता का जो अंत कर रहे हैं इसमें भी समानता की बात की जा रही है, ताकि किसी को छोटा बड़ा आप ना समझें। तो ये सब समानता के अधिकार हैं। इसके तहत कानून बनाए गए। 1955 में सबसे पहले जो है बनाया गया कानून अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955। 1976 में इसका नाम बदल दिया गया, सिविल अधिकार संरक्षण एक्ट कर दिया गया। तो 1900 आपने प्रारंभिक परीक्षा के सिलेबस में 19 में था, भी बाद में चेंज किया है। तो अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955, जिसका 1976 में नाम बदल के कर दिया सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। और बाद में 1989 में एक अलग एक्ट आया, अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम। ये अनुच्छेद 17 के लिए ही बनाया गया था, ताकि अस्पृश्यता का अंत किया जा सके और इस तरीके के जो चीज़ें करें उनको दंडित किया जा सके। ठीक है, तो ये हुआ। लेकिन इसमें भी रेस्ट्रिक्शंस हैं। अब इसमें रेस्ट्रिक्शंस क्या हैं? स्वास्थ्य की दृष्टि से यदि कोई ऐसा भेदभाव करता है तो वो युक्त प्रतिबंध के अंतर्गत आएगा। फॉर एग्जांपल अभी कोरोना, आप देख रहे हैं कि जो भी पॉजिटिव है उससे व्यक्ति दूर हैं, उससे छूना क्या, बात भी नहीं करना। ठीक है, बात भी नहीं कर रहे हैं लोग। और घर में भी यदि किसी को हो गया है तो आइसोलेट हो जाते हैं, उनको दूर से ही दे दीजिए, भाई खाना खा लो आप। तो ये सब जो प्रावधान है ये अनुच्छेद 17 का उल्लंघन नहीं करते, ये स्वास्थ्यगत कारणों से हैं, जो कि अनुच्छेद 17 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। अब बात हम करें अनुच्छेद 18 आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत। तो हम इस पे चर्चा कर लें कि समानता के अधिकार से किस प्रकार संबंधित है। तो पहले क्या होता था कि राज्य द्वारा, एक चीज़ और मैं बता दूं उपाधियों के अंतर के पहले, याद आया मुझे, फिर उपाधियों के जस्ट पहले ये 17 अस्पृश्यता की ही बात चल रही थी कि अस्पृश्यता में थोड़ा सा डिटेल और मैं कर दूं कि जो अधिनियम बताए हमने 1955 का, 76 का और ST अत्याचार निवारण अधिनियम 89 का, इन सभी में प्रावधान किया गया, स्पेशली 55 वाले में, कि किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक पूजा स्थल में प्रवेश करने से रोकना, होटल या मनोरंजन के साधनों में जाने से रोकना, शैक्षणिक संस्थान है, हॉस्टल्स है, इन सब में रोकना, या किसी सामान की बिक्री ना करना, सेवाएं ना देना, ये सब अस्पृश्यता के अंतर्गत आता था। उपाधियों के अंत में हम ये देखेंगे कि पहले जो हैं आप जान रहे हैं, ब्रिटिश शासन में, औपनिवेशिक शासन में जो है सरकार द्वारा व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार की उपाधियां दी जाती थी, जैसे महाराजा की उपाधि, राय बहादुर की उपाधि, राज बहादुर की उपाधि, राजा साहब बोल दिया किसी को, दीवान बहादुर बोल दिया, केसर हिंद की उपाधि गांधी जी को जो दी गई थी, सर की उपाधि है ना रविन्द्रनाथ टैगोर को। तो इस तरीके से उपाधियां दी जाती थी। तो ये जो उपाधि प्राप्त व्यक्ति थे समाज में विशिष्ट वर्ग हो जाते थे, कहलाते थे। तो ये समाज में विषमता बढ़ती थी। तो जब संविधान बना तो उनको लगा कि नहीं, व्यक्तियों को हम किसी को ज़्यादा तवज्जो दें, किसी को कम दें, ये उचित नहीं। इसलिए उपाधियों का अंत कर दिया गया कि सभी व्यक्तियों में समानता स्थापित की जा सके। किंतु शिक्षा संबंधी उपाधियां और सेना संबंधी उपाधियां इसमें शामिल नहीं है। मतलब जो शिक्षा की जो उपाधियां दी जाती हैं, आपको पता है, आप उपाधि ही तो है, आप ग्रेजुएशन करते हैं, BA करते हैं, BCom करते हैं, BSc करते हैं, MA M काम
करेंगे। ये जो सारी उपाधियाँ हैं ये चलती रहेंगी। ऐसे ही शिक्षा क्षेत्र में जैसे कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर लिखेगा, प्रोफेसर है तो प्रोफेसर लिखेगा। तो ये उपाधियाँ नहीं हैं, शिक्षा वाली उपाधियाँ चलती रहेंगी। इसी तरीके से जो सेना में जो दिए जाते हैं, है ना, चाहे वो वीर चक्र हैं, परमवीर चक्र हैं, महावीर चक्र हैं, ये सब जारी रहेंगी। तो उपाधियों में सेना वाली और शिक्षा वाली उपाधियाँ छोड़ के अन्य कोई उपाधि जो है वो नहीं दी जाएंगी, ये लिखा हुआ है। साथ ही यदि कोई यहाँ का नागरिक, भारतीय नागरिक या ऐसा नागरिक जो विदेशी है और भारत में रह रहा है, यदि किसी अन्य देश से उसको कोई उपाधि दी गई है तो राष्ट्रपति की अनुमति पश्चात ही वह ऐसी उपाधियाँ धारण कर सकेगा। ये स्पष्ट रूप से लिखा है। अब इसमें एक प्रश्न ये आया कि क्या भारत रत्न है, पद्म विभूषण है, पद्म भूषण है और पद्म, ये जो है क्या ये उपाधियों के अंतर्गत आता है, ये बात आई थी। तब जो है सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ये उपाधि के अंतर्गत नहीं है। और इसी सिलसिले में 1977 में जब मोरारजी सरकार आई थी तब उस जनता पार्टी ने इन उपाधियों को देना बंद कर, मतलब इन पुरस्कारों को देना बंद कर दिया था। बाद में 1980 में इन पुरस्कारों को दोबारा शुरू किया गया और पहली बार शुरुआत कब की गई थी? 1954 से पुरस्कार देने शुरू गए थे। इस संबंध में एक सुप्रीम कोर्ट का इम्पोर्टेंट एक जजमेंट है 1996 में जो आया था, बालाजी राघवन वर्सेस भारत सरकार। इसमें क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये पुरस्कार है, हम इनको उपाधि की श्रेणी में नहीं रखेंगे क्योंकि इसका प्रयोग व्यक्ति सरनेम की तरह या शुरू में नहीं प्रयोग कर सकता, इसलिए हम उसमें पुरस्कार माना और इनको अनुच्छेद 18 का उल्लंघन नहीं माना। तो ये हुआ उपाधियों का अंत। और एक वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। अगले जो है वीडियो में हम स्वतंत्रता का अधिकार और अन्य जो अधिकार बचे हुए हैं उन पे डिटेल में चर्चा करेंगे।